नमस्कार, मैं हूं विजय शुक्ला। दैनिक जागरण आईएनएस के खास वेबिनार लेट्स टॉक में आपका स्वागत है। इस वेबिनार में हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े हुए उन मुद्दों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा सरोकार हो, फिर चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो या फिर वेल्थ की। आज के इस वेबिनार में हम बात करेंगे आपके वेल्थ की। हम बात करेंगे कितना जरूरी होता है हमारे लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना, क्योंकि हमारी वर्तमान में की गई सही प्लानिंग भविष्य में हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। निश्चित ही हम सभी अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेविंग्स करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि उस सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। ऐसे ही बहुत से सवाल के जवाब आज आपको मिलेंगे इस खास वेबिनार में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो जाने माने एक्सपर्ट्स। पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले हैं चिराग मेहता जी। चिराग जी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं क्वांटम एसेट मैनेजमेंट में। फाइनेंस और एसेट मैनेजमेंट की दुनिया में आपका बहुत रिच एक्सपीरियंस है। करीब 18 वर्षों से आप फाइनेंस के फंडे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया विशेष जी, थैंक यू सो मच। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं नीलेश शेट्टी जी। आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं क्वांटम एडवाइजर में। आपका इंडियन कैपिटल मार्केट में करीब 16 वर्ष का अनुभव है। पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड मैनेजर समेत कई अच्छी जिम्मेदारियों के साथ आपने फाइनेंस से जुड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई है। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विशेष, प्लेजर है आपके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। इस वेबिनार को शुरू करते हैं चिराग जी आपके साथ। सबसे पहला सवाल कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो एक शब्द कहा जाता है एसेट मैनेजमेंट। ये एसेट मैनेजमेंट क्या होता है? तो ये एसेट मैनेजमेंट एक ट्रस्ट समझ लीजिए, एक कंपनी होती है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स जो आप सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। आपके कई फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन, रिटायरमेंट या कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, उसके लिए आप सेव करते हैं। तो ये जब भी सेविंग करते हैं उसे इन्वेस्ट राइट तरीके से करना, ये हम एजुकेट करते हैं इन्वेस्टर्स को, और उनके पैसे हम उसी तरह से मैनेज करते हैं जिसे हम उन्हें कहते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करें, एक पोर्टफोलियो बनाए हैं। सो पोर्टफोलियो जो मैनेज करते हैं वो हम करते हैं। सो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट होता है, उसमें जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उनकी कई सारी स्कीमों में हम उसे मैनेज करते हैं, और जो भी फाइनेंशियल जो भी मैंडेट हो और एक फंड का, उस हिसाब से हम फंड मैनेज करते हैं। सो जैसे कहा जाता है कि एक प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। सो हम वो प्रोफेशनल है। जैसे आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे। जो फंड मैनेजर होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो प्रोफेशनली आपके पैसे इन्वेस्ट करती हैं और आपको आपके फाइनेंशियल गोल में मदद करती है। एसेट एलोकेशन अगर सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में समझाना हो अपने इन्वेस्टर्स को, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एसेट का एलोकेशन? जी, एसेट एलोकेशन एक बहुत जरूरी चीज है इन्वेस्टर्स के लिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू करते हैं तभी एसेट एलोकेशन से ही चालू करनी चाहिए, क्योंकि एसेट एलोकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके आउटकम, जो आप रिटर्न आते हैं एट द एंड ऑफ द डे, या आपके रिस्क जो आते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, वो डिटरमाइन करती है। कई स्टडीज ग्लोबली इन्हें प्रूव किया है कि 90% से ज्यादा वेरिएशन रिटर्न्स एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो के बीच में आते हैं, वो एसेट एलोकेशन की जो अलग अलग एसेट एलोकेशन होते हैं उस वजह से आते हैं। सो सही एसेट एलोकेशन ही डिटरमाइन करेगा कि आप अपने गोल्स को रीच करेंगे, आपको जितनी पूंजी चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आपकी जर्नी वो पूंजी जमा करने के लिए कैसी होगी, कितने उतार चढ़ाव होंगे, कितने रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हैं उसके हिसाब से होगी, या ज्यादा रिस्क लेंगे और रिटर्न्स नहीं पाएंगे वैसी होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप सही एसेट एलोकेशन जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है उस हिसाब से इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी जर्नी सही हो और आप जो मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं, वहां पर पहुंच सके। सो इसलिए एसेट एलोकेशन सरल भाषा में बहुत बहुत जरूरी है। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद उसके अंदर आप कैसे अलग अलग नीतियों में इन्वेस्ट करते हैं वो डिटरमाइन करना चाहिए, मगर स्टार्टिंग पॉइंट एसेट एलोकेशन है। थैंक यू। नीलेश जी, जब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एक स्ट्रेटजी होती है 12-20-80। तो मैं चाहूंगा आप इसको समझाएं, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। या इसके पहले मैं शायद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, जो आपने जो पहले भी जो सवाल पूछे, एसेट एलोकेशन क्या है, कैसे करना चाहिए, वो शायद बेसिक सवाल आंसर कर देगा। उसके बाद हम 12-80-20 की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे खाली 10 मिनट दे दीजिए ऑन द प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, बट मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा हर चीज। राइट, तो एसेट एलोकेशन जो है, ये आप अगर अपना वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपका सेविंग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा आपके वेल्थ क्रिएशन में। तो जॉन बोगल जो है, ये वैनगार्ड के फाउंडर थे, जो आज सबसे बड़े एसेट मैनेजर है वर्ल्ड में। तो इन्होंने बहुत पहले ही बताया था कि एसेट एलोकेशन डिसीजन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एंड कितना आपको स्टॉक में ओन करना चाहिए, कितना बॉन्ड में ओन करना चाहिए, कितना कैश रखना चाहिए, ये जो डिसीजन है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो बेसिक मतलब अगर आपने एसेट एलोकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज दीजिए, क्योंकि आपके एंड वेल्थ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस एंड रिटर्न्स में जब आएगा वो एसेट एलोकेशन की वजह से आएगा। अभी एसेट एलोकेशन क्या है? एसेट एलोकेशन 2 सवाल का जवाब है। पहला सवाल है किस इन्वेस्टमेंट में हमको डालना चाहिए। हर एक इन्वेस्टर के पास 3 ऑप्शन है, या तो हम इक्विटी में डालें, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, या तो हम फिक्स इनकम में रखें, या तो हम बैंक एफडी में रख सकते हैं, या बॉन्ड फंड्स में डाल सकते हैं, या गोल्ड में डाल सकते हैं। ये 3 बेसिक एसेट क्लास है। तो इसमें से किस में हमको डालना चाहिए, एंड अगर हम तीनों में डालते हैं तो किस प्रपोर्शन में डालना चाहिए। और जब आप ये डिसाइड करते हैं ये एलोकेशन, आपका जो एंड रिजल्ट है वो डिसीजन पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो काफी स्टडीज हुए हैं। सो एक 1986 में एक फेमस रिसर्च रिपोर्ट आया था, जिन्होंने बोला था 93% ऑफ आपका जो भी रिटर्न बनेगा वो एसेट एलोकेशन डिसीजन की वजह से बनेगा। तो अगर आप ये सही ले लेते हैं तो आपके एंड कॉर्पस पे काफी इंपैक्ट गिरेगा इससे। अभी हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं जब हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन हम करना चाहते हैं? अभी इन्फ्लेशन जो है, प्राइसिंग पावर आपका इरोड करते रहता है। तो आज अगर आप कोई सब्जी 10 रुपए में ले रहे हैं, 1 साल के बाद वो 15 रुपए में आपको लेना पड़ेगा, 5 साल के बाद 20 रुपए में लेना पड़ेगा। तो आपका जो परचेसिंग पावर है, जो पैसे का वैल्यू है, वो हमेशा गिरते रहता है। एसेट एलोकेशन में हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन से आगे रहे। तो जो भी हमारा परचेसिंग पावर है पैसे का, हम क्या उससे इतना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन से ऊपर हम रिटर्न करें, तो हमारा कुछ सरप्लस बन जाए इन्फ्लेशन के ऊपर। तो हम एटलीस्ट हमारा जो वेल्थ है वो इरोड नहीं हो रहा है। तो आज जो 100 रुपया है, 10 साल के बाद आज जो 100 रुपये में हम खरीद सकते हैं, 10 साल के बाद उसमें हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। बट वो क्या, अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, 10 साल के बाद जो मेरा खर्चा है उससे ज्यादा वैल्यू है उस 100 रुपये की। तो अगर आप 3 एसेट क्लास ले लें, तो आप पहले गोल्ड ले लीजिए। तो इमेजिन कीजिए आपने 1990 में स्टार्ट किया था, और आपके पास सपोज इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 रुपए थे उस वक्त। तो आपने 1990 में स्टार्ट किया, उससे आप 70 यूनिट्स ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं। मतलब पर ग्राम आप ले लीजिए तो उस अब अगर गोल्ड का रिटर्न अगर आप कंपाउंड करें, तो आज जो आपने पैसे लगाए थे वो 70 यूनिट्स, आज आपके पास 85 यूनिट्स रहेंगे ऑफ दैट मनी, क्योंकि गोल्ड का जो रिटर्न है इन्फ्लेशन से ज्यादा हुआ है। सिमिलरली अगर आपने बीएसई सेंसेक्स में पैसे लगाए होते तो आपको 33 यूनिट्स ऑफ बीएसई सेंसेक्स मिलते। उस वक्त 730 वैल्यू होता था सेंसेक्स का, आज 47,751 वैल्यू है। अगर आप 1990 में लगाते थे पैसे, तो आपको 33 यूनिट्स ऑफ सेंसेक्स मिलता था। आज आपको उसी अमाउंट का 9 यूनिट्स, मतलब जो पैसा खर्च करना है, सपोज 4,47,000 खर्च करना है, तो आज जो सेंसेक्स का वैल्यू है तो आपको सिर्फ 9 यूनिट्स देना पड़ेगा, उतना पैसा आपको खर्च करने के लिए। बाकी जो 22 यूनिट्स और सॉरी बाकी जो 24 यूनिट्स है आपके पास सरप्लस, वो आपका सेविंग बन जाता है। मैं अगर एक्सप्लेन फिर से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं मैंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया। कोई एक घर का खर्चा देख लीजिए, 23,000 रुपीज घर का खर्चा है इन 1990 एक घर का। आज अगर वही कॉस्ट आइटम को आप कंपाउंड करें इन्फ्लेशन से, तो 4 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, सिर्फ इन्फ्लेशन अगर आपने लगाया तो आपके पास अगर उतना अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 23,000 रुपीज, और आपने गोल्ड में लगा दिया वो पैसे, तो आज के उस वक्त आपको 70 यूनिट मिलते थे गोल्ड के भाव के हिसाब से। उसके आप गोल्ड के रेट ऑफ रिटर्न से कंपाउंड करते हैं, तो आज आपके पास करीबन 85 यूनिट्स ऑफ गोल्ड रहेंगे। तो बाय एंड लार्ज कम जितना खर्चा है उससे कम आपको रिटर्न मिला है, क्योंकि गोल्ड जो है रिटर्न्स उसे कम दिया है ओवरऑल आपकी स्पेंडिंग से। गोल्ड हैज 9% रिटर्न दिया है, जबकि आपकी इन्फ्लेशन 10% के आसपास है। बीएसई सेंसेक्स जो है वो करीबन 15% के आसपास कंपाउंड हुई है।
तो इसका मतलब आपको कम यूनिट्स देना पड़ रहा है, आपके पास सरप्लस यूनिट्स बचे हैं बीएसई सेंसेक्स के। फिक्स डिपॉजिट जो है उसे 6% के आसपास रिटर्न दिया है, तो आपका जो खर्चा है वो 10% से बढ़ रहा है, बट फिक्स डिपॉजिट 6% के आसपास से बढ़ रहा है। दैट मींस देयर इज अ बिग होल। आपके पास जो स्टार्टिंग यूनिट्स है उसे 3 गुना आपको आज लगेगा उतना खर्चा करने के लिए। तो आप उस वक्त 22 यूनिट्स ऑफ एफडी से खर्चा कर सकते थे, आज की तारीख में 73 यूनिट्स ऑफ एफडी लगेगा आपको वही खर्चा करने के लिए। तो आप शॉर्ट है 50 यूनिट्स ऑफ एफडी से। सो इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपको सरप्लस बनाना है तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन एसेट क्लास जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सके, एंड इक्विटी हैज बीन दैट वन एसेट क्लास। बट क्या सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्ट करना सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक एसेट क्लास का रिस्क भी होता है। तो इक्विटी जो है रिस्की एसेट क्लास है, एंड कोई कोई साल में काफी जोर से गिर सकता है। तो अगर आप 10 साल का एवरेज ले लीजिए, 10 साल का रिटर्न, एंड हर एक साल में अगर हम देखें बर्स्ट रिटर्न्स क्या है, तो ऐसा भी ईयर आया है कि इट हैज बीन डाउन 55%। तो आप 50% का पैसा आपका वाइप आउट हो जाएगा। जितना ज्यादा रखेंगे आप उतना रिस्क कम हो जाता है रिटर्न नेगेटिव होने का। तो अगर आप 5 साल का पीरियड रखे, रोलिंग रिटर्न आप निकाले उसका, तो सबसे खराब रिटर्न जो आया है -1% का आपके पास। सो बाय एंड लार्ज लॉस ज्यादा हुआ नहीं है। एंड 10 साल रखे तो +5% इज बीन द वर्स्ट रिटर्न फॉर यू। तो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट करना सही नहीं है, आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी आप जब इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या होना चाहिए एसेट एलोकेशन जब आप करते हो? तो रिटर्न इज वन क्राइटेरिया, आप रिटर्न देखिए। सेकंड इज, आप जब एसेट एलोकेशन करते हो तो आपको नींद भी अच्छी आनी चाहिए। ऐसा डर नहीं लगना चाहिए कि मेरा पैसा जो है जो डूब जाएगा। तो इट मस्ट पास द स्लीप टेस्ट। आप एलोकेशन के बाद आप अच्छे से सो सके, ऐसा भी होना चाहिए। तो प्योर रिटर्न देके आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो डाइवर्सिफिकेशन। ये जो है हैरी मार्कोविट्ज, इनको 1990 में नोबेल प्राइज मिला था। तो इन्होंने काफी रिसर्च करके बताया था, एक था थियरी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इन्होंने बताया था लॉन्ग टर्म जो फंड मैनेजर्स है, मार्केट को बीट करना इतना इजी नहीं है जब आप कॉस्ट निकालते हो। इसके लिए जो फंड मैनेजर है उनको इतना पसंद नहीं है हैरी मार्कोविट्ज। बट इन्होंने सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी जो कोई डिस्प्यूट नहीं करता है। इन्होंने बोला था कि अगर आप एक ऐसा मिक्सचर बना दे एसेट क्लास का जो जिनका रिलेशन एक दूसरे से काफी कम है, तो अगर एक साल एक बढ़ता है, दूसरा साल एंड इन दैट ईयर कोई गिर रहा है, सिमिलरली नेक्स्ट ईयर दूसरा एसेट क्लास जो है बढ़ रहा है, एंड दिस एसेट क्लास इज गोइंग अप, ऐसा एक मिक्सचर बना के आप पोर्टफोलियो बना दे, तो आपका रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा, बट आपका रिस्क जो है काफी कम हो जाएगा। एंड ये कोई डिस्प्यूट नहीं करता, ये प्रूवन है। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप एसेट एलोकेशन बिल्ड कर रहे हैं। अभी आप तीन एसेट क्लासेस जो देखिए, कोई कोई साल में इंडेक्स जो है या इक्विटी मार्केट, अब 2009 में देखिए +83% है, जबकि बॉन्ड ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। 2008 में तो इंडेक्स -52% था, बट गोल्ड वाज अप 26%। एंड ये टाइम करना इजी नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलता है किस एसेट क्लास में कौन सा रिटर्न आने वाला है किस वक्त। बड़े बड़े फंड मैनेजर भी प्रिटेंड करते हैं उनको आता है, बट किसी को नहीं पता। तो टाइमिंग इज नॉट इजी। तो आपको ऐसा प्लान बनाना है कि आप तीनों एसेट क्लास में एक ऐसा ऑप्टिमम मिक्स चला है जो लॉन्ग टर्म में आप बिना स्ट्रेस के और बिना वरी के आप कंटिन्यू कर सके। सो मैंने जो चीज बताया उसको रिकैप करते हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एसेट एलोकेशन में? पहली बात तो आप इन्फ्लेशन के ऊपर सरप्लस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात तो है आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, अलग अलग एसेट क्लास के मिक्स होने चाहिए ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। एंड ये सब करने के बाद आप जब एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आपको नींद भी अच्छी आनी चाहिए, आपको डरना नहीं लगना चाहिए। क्योंकि काफी लोगों ने लास्ट 2-3 साल में बिटकॉइन में पैसे डाले सोच के डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, आज सबकी नींद उड़ गई है। तो ऐसा भी एसेट एलोकेशन ना करें जिससे आपको नींद नहीं आना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा प्लान है जो इस रिक्वायरमेंट को मीट कर सके? तो हमने काफी स्टडी की इंटरनली, एंड हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप अर्ली हो लाइफ साइकिल में, आप कोई नौजवान है, आपका लंबा लॉन्ग टर्म प्लान है, तो आप क्या कीजिए, आपका जो 12 महीने का खर्चा है वो आप अलग रख दीजिए। 12 महीने का खर्चा, अगर कोई संकट आ गई, कोविड जैसा लॉकडाउन हो गया, मेरी नौकरी चली गई, तो एटलीस्ट मेरे पास 12 महीने का पैसा है आराम से बिताने का, एटलीस्ट मैं स्ट्रेस में नहीं ले। तो 12 महीने का पैसा आप अलग रख दीजिए, या तो बैंक एफडी में रखिए या लिक्विड फंड में रखिए। ये आपका इमरजेंसी फंड हो गया। सेकेंड ब्लॉक आ गया गोल्ड, जो डाइवर्सिफाई करे। तो आप जो 12 महीने का खर्चा है वो निकाल दीजिए, बाकी जो पैसा बचता है उसका 20% आप गोल्ड में डालिए। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन रिस्क देगा।
कई बार ऐसा होता है जब इक्विटी काफी डाउन होता है, गोल्ड ऊपर जाता है। सिमिलरली जिस साल इक्विटी काफी ऊपर है, गोल्ड नहीं चलता है, तो ये डाइवर्सिफाई करेगा, लॉन्ग टर्म आपका रिस्क काफी कम करेगा। एंड मेजर जो पोर्शन है, आप एक डाइवर्स इन्वेस्टमेंट बास्केट बनाइए, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स का, करीबन 7-8 या 7 से 9 फंड्स होने चाहिए आपके पास, अलग अलग स्टाइल के, एक ही स्टाइल के नहीं है। तो कोई एक फंड एक साल चल रहा है तो दूसरे साल नहीं चलेगा। अगर आप ये कॉर्पस बना के रखते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में इतना फर्क नहीं बनेगा, बट आपका रिस्क भी काफी कम हो जाएगा और अच्छे से सो भी पाएंगे। आप हर वरी नहीं कर रहे कि यार कल कुछ हो गया तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊं। हमारे हिसाब से इसके लिए 12-20-80 स्ट्रैटेजी जो है, हमने स्टडी करके ये बनाया कि ये ऑप्टिमम एलोकेशन है। अभी ये अगर आप कोई रिटायरमेंट के नजदीक हो तो आपको शायद 80% इक्विटी में नहीं रखना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल होते हैं। बट अगर आपके पास लंबा होराइजन है, 10 साल 15 साल, तो आप ये एलोकेशन की तरफ देख सकते हैं। अब इसमें कितना रिटर्न बनता है? अगर आप 12-20-80 हमने बोलते हैं, 12 महीने का खर्चा अलग रखिए, 20% गोल्ड में डालिए, 80% इक्विटी में डालिए। हमने जब देखा 3 साल में 15% CAGR बनता है, 5 साल में 13%, 10 साल में करीबन 12% CAGR बनता है। प्योर इक्विटी से कम है, सो हमने इंडेक्स का रिटर्न लिया, हमने गोल्ड का रिटर्न लिया, 12 महीना हमने लिक्विड फंड में डाला। इंडेक्स से थोड़ा कम रिटर्न बनता है, बट अब जब फॉल होता है मार्केट में, ये इंडेक्स से काफी कम गिरता है। तो आप मैक्सिमम फॉल जब निफ्टी में देखते हो, मैक्स ड्रॉडाउन करीबन 40% के आसपास हुआ है, इस स्ट्रैटेजी में 30% से कम होता है। तो रिटर्न्स आप इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, बट आप डाउनसाइड रिस्क काफी प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए हमने ये ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी बनाई है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये जो चार्ट है ये ड्रॉडाउन का है, जब मार्केट गिरता है ये स्ट्रैटेजी कैसे गिरता है। तो आप जो ब्लू लाइन देखते हो ये स्ट्रैटेजी का फॉल है, और जो ऑरेंज लाइन है वो प्योर अगर आप इक्विटी में डालते हो, तो हमेशा आप देखेंगे ब्लू लाइन उससे कम ही गिर रहा है मार्केट में, क्योंकि आपका गोल्ड भी है, आपका 12 महीने का पैसा भी है खर्चे में। तो हमारे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं अभी चिराग को हैंड ओवर करता हूं, जो क्वांटम के पास ऐसे क्या फंड्स है जो आपको ये रिक्वायरमेंट मीट करने को हेल्प करता है। चिराग, ओवर टू यू। थैंक यू नीलेश, शुक्रिया। सो हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो नीलेश ने बताया वो आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बोलना इजी है, करना कई बार डिफिकल्ट होता है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये करना भी बहुत बहुत इजी है। सो अगर अगली स्लाइड में हम देखें तो ये कैसे, जैसे नीलेश ने समझाया कि एक सेफ मनी कॉर्पस बनाना है, जिसमें 12 महीने के एक्सपेंसेस जो भी आपकी मंथली है वो रखें, और उसके बाद जो भी पैसे हैं 80% इक्विटी में, 20% गोल्ड में। इक्विटी आपके रिटर्न्स बढ़ाने में मदद करेगा, गोल्ड आपका रिस्क कम करने में मदद करेगा, और आपके पास सेफ मनी है। अगर कोई ऐसी कोई अनहोनी हो गई तो आपको सेफ मनी हेल्प करेगा। तभी वो पीरियड में, जैसे कोविड के लॉकडाउन थे, तभी काफी लोगों की जॉब चली गई थी, तो तभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो 12-20-80 स्ट्रैटेजी हमने देखा है हर एक मार्केट सिनारियो में, चढ़ाव हो, उतार हो, डाउन साइड हो, अपसाइड हो, सब जगह पे ये काम किया है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड क्राइसिस हो या बुल मार्केट जो हमने देखा है इक्विटी मार्केट्स में, तभी हो। तो ये अच्छे रिटर्न्स देने में आपकी मदद करता है, और एट द सेम टाइम आपके रिस्क भी काफी कंट्रोल करता है। सो अगर देखें तो करना इजी है कि डिफिकल्ट है, इसके लिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स की जर्नी हो, इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बिजी है, इस वजह से आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जिसके थ्रू आप ये आसानी से कर सके। सो जैसे ये 12-20-80 एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वांटम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। उधर आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा, उसे हम 12-20-80 कहते हैं, और इसके अंदर जस्ट आपको डालना है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या है, तो आपको तुरंत बता देगा कि कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, कितना पैसा गोल्ड में जाना चाहिए, कितना पैसा लिक्विड फंड में जाना चाहिए। और इस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत 1-2-3 क्लिक में आप पूरी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 12-20-80 में। जैसे नीलेश ने कहा, कहीं के सर्कमस्टेंसेस काफी डिफरेंट होते हैं, जैसे कोई रिटायरमेंट के करीब है तो उनको इक्विटी में इतना रिस्क नहीं लेना है, तो आप ये ट्वीक भी कर सकते हैं।
80 अगर इक्विटीज में नहीं डालना है और 60% डालना है या 90% डालना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 12 महीने के पैसे से इनफ नहीं है, आपको 24 महीने चाहिए, 36 मंथ्स चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2-3 क्लिक में पूरी कर सकते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत आसानी से ये मैजिक फॉर्मूला में कर सकते हैं। सो जस्ट मैं रीआइटरेट करूंगा कि हर एक गोल के लिए, हर एक रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास एक ऐसा फंड है जिसके थ्रू आप एक्सपोजर ले सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट इजी कर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि 12 मंथ्स जो है आप क्वांटम लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, ये जो इमरजेंसी ब्लॉक की मनी है। क्वांटम लिक्विड फंड एक सेफ्टी प्रायोरिटाइज करता है ओवर रिटर्न्स, तो आपके मनी काफी सेफ रहते हैं, वो कोई क्रेडिट रिस्क जैसे प्राइवेट पेपर्स में नहीं लेता है। ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे डालते हैं। गोल्ड जो है, आपको 2 अच्छे तरीके से आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हैं, जैसे क्वांटम गोल्ड ETF या हो या क्वांटम गोल्ड सेविंग फंड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो कोर एलोकेशन है, इक्विटी एलोकेशन है, जो आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करता है, इसे अच्छे से डाइवर्सिफाई करिए अलग अलग स्टाइल में। सो जैसे लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड एक वैल्यू स्टाइल फंड है, ESG फंड एक सस्टेनेबल फंड है, और क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड जो है वो एक अच्छी बास्केट है अलग अलग फंड्स की, जो आपको इसके अंदर 9 अलग टाइप के फंड्स है, एक्सटर्नल फंड्स है अदर देन क्वांटम। तो आपको एक अच्छी बास्केट बनाने में मदद करता है, एक वेल रिसर्च एलोकेशन देता है। सो ऐसे ये सिंपल फंड्स में आप अपनी एलोकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्वांटम लिक्विड फंड, जैसे मैंने कहा, वो प्रायोरिटाइज करता है सेफ्टी ओवर रिटर्न। तो आपकी इमरजेंसी जो भी मनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और AAA रेटेड PSUs में ही इन्वेस्ट करता है, जो लो क्रेडिट रिस्क कम है, इसलिए लिक्विडिटी रिस्क भी कम है। सो ओवरऑल आपके जो सेफ मनी इमरजेंसी ब्लॉक है, क्वांटम लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। ये पैसे इतने ध्यान में रखिए कि आपको कोई रिस्क नहीं लेना है ये पैसे में। जब भी कुछ इश्यूज हो गए आपके कैश फ्लोज में या आपकी जॉब में या आपके बिजनेस में, तभी ये पैसे आपको काम आ सकते हैं, इसलिए इसे काफी सेफ रखिए। गोल्ड, क्वांटम गोल्ड ETF है, क्वांटम गोल्ड सेविंग फंड जो सेविंग फंड है जो क्वांटम गोल्ड ETF में डालता है, और क्वांटम गोल्ड ETF फिजिकल गोल्ड में पैसे डालता है, और 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड एक्सपोजर मिलता है इसमें। कोई ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात है, ये बहुत ही प्राइस एफिशिएंट है। जब भी आप सोना लेते हैं तभी आपको मेकिंग चार्जेस, तभी आपको प्रीमियम्स देने पड़ते हैं वो गोल्ड बाय करने के लिए। ये गोल्ड बाय करने के लिए आपको कोई मेकिंग चार्जेस, कोई बड़े प्रीमियम्स नहीं देने होते हैं। आप होलसेल मार्केट प्राइसेस में बाय करते हैं और आपको लिक्विडिटी मिलती है। हर एक टाइम पे आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना होता है, मे बी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जब भी मार्केट साइकिल आपको बोलता है तभी आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना होता है, और तभी लिक्विड गोल्ड आपको मदद करता है, ताकि आप इक्विटी मार्केट जब भी नीचे जाता है तभी मोस्टली गोल्ड ऊपर जाता है, तभी आप गोल्ड में प्रॉफिट्स बुक करके इक्विटी में मूव हो सकते हैं। सो ओवरऑल गोल्ड में एक्सपोजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बेस्ट डाइवर्सिफायर है इंडियन इन्वेस्टर के लिए। और जब भी हम इक्विटी की बात करेंगे, जो आपका वेल्थ ब्लॉक है, उसमें डाइवर्सिफाई करें। जैसे इक्विटी फंड ऑफ फंड्स आपको 5 से 10 फंड करीब, आज की तारीख में आपके पास 9 फंड है जिसको आपको एक्सपोजर मिलता है। एक ही फंड में इन्वेस्ट करने से आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, एक ही NAV को ट्रैक करना है, आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और जब भी फंड्स हम बेचते हैं या खरीदते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। तभी अगर आप अपने आप ये करने चाहते हैं, जब भी आप एक फंड से दूसरे फंड में जाते हैं, तो आपको कैपिटल गेन्स देना पड़ता है। सो एक टैक्स एफिशिएंट रीबैलेंसिंग हो जाता है आपके फंड्स के बीच में, और आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें। अगर दूसरी फंड की बात करें तो ESG फंड है, जो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो सस्टेनेबल कंपनीज होती हैं। सस्टेनेबल कंपनीज क्या होती हैं? जो अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट का ध्यान रखती हैं, सोसाइटी का ध्यान रखती हैं, और एट द सेम टाइम अच्छी गवर्नेंस होती है कंपनीज की। और हमने देखा है काफी हद तक ऐसी कंपनीज लॉन्गर टर्म में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। सो ओवरऑल ये एक अच्छा तरीका है टू हैव एन एलोकेशन टू ESG फंड।
एंड इसके अंदर एक सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी एक नया मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और आपको एक क्वालिटी रेजिलिएंट पोर्टफोलियो मिल जाता है ईएसजी फंड के थ्रू। और अगर लास्ट बात करें तो क्वांटम इक्विटी वैल्यू फंड में 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग हमने देखा है कि एक टाइम टेस्टेड वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, जिसमें एक आपको कुशन ऑफ सेफ्टी होता है, क्योंकि ये फंड्स कोई भी भाव पे कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इनकी एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहती है, जब तक वो कंपनी का शेयर डिस्काउंट में नहीं मिलता है ये उसमें नॉर्मली इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सो ओवरऑल आपको एक अच्छी कुशन ऑफ सेफ्टी, अच्छी रिसर्च बैक्ड एलोकेशन मिलती है लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड के थ्रू, और उसका अच्छा 15 साल के ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब भी हमने देखा है कि मार्केट गिरते हैं तभी वैल्यू फंड्स कम गिरते हैं। जैसे ये साल की बात कीजिए, 2022 में जब मार्केट्स गिरे इनिशियली ओवर द फर्स्ट 6 months, तभी वैल्यू फंड्स काफी कम गिरे थे। सो ओवरऑल आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट जर्नी इक्विटीज में करने को मदद करता है। सो ओवरऑल इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं 80% आपका पैसा इक्विटी में है, इस वजह से इसको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है अमंग्स डिफरेंट स्टाइल्स। और ये कैसे मदद करता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अगर नेक्स्ट हर एक फंड के अलग रिटर्न्स और रिस्क होते हैं, मगर अगर आप स्ट्रैटेजी का रिटर्न्स देखें तो लॉन्ग टर्म में ये आपको निफ्टी या इक्विटी मार्केट के बराबर रिटर्न देता है या ज्यादा रिटर्न देता है, मगर एट द सेम टाइम आपके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। जैसे इक्विटी मार्केट्स में लास्ट 10 साल में सबसे बड़ी गिरावट ऑन मंथली बेसिस हमने देखी थी 30% के आसपास। ये स्ट्रैटेजी अगर में इन्वेस्ट किया होता 12, 20, 80 में, क्योंकि इसमें गोल्ड है, क्योंकि इसमें लिक्विड फंड है, आपकी गिरावट होती थी सिर्फ 15%। और अगर आप सही टाइम पे इसको रीबैलेंस करें, जो ये स्ट्रैटेजी है उसमें अंदर किया हुआ है, तो आपके रिटर्न्स एनहांस हो सकते हैं इक्विटीज से ज्यादा। सो ओवरऑल रिटर्न्स बराबर होंगे या ज्यादा होंगे, बट एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके रिस्क इसमें काफी कम होंगे। सो ओवरऑल आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, उतार चढ़ाव कम होंगे, आपकी जर्नी अच्छी रहेगी। आपको जैसे नीलेश ने कहा स्लीप टेस्ट, ये स्ट्रैटेजी आपकी स्लीप टेस्ट पास करेगा और आपको अच्छे रिटर्न्स लोअर रिस्क में जनरेट करके देगा। सो ओवरऑल 12, 20, 80 आपने देख रहे हैं कि काफी अच्छी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी अच्छी रह सकती है और आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो with that, I think I will pause here and be open to any questions. I think अभी बहुत अच्छी तरह आपने बताया। एक गोल्ड की बात आप कर रहे थे, तो अगर मार्केट अपना देखें, ट्रेडिशनल मार्केट देखें, तो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसका फॉर्म दूसरा होता है। कभी ज्वेलरी के रूप में लेते हैं, कभी कॉइन के रूप में लेते हैं। लेकिन क्या वो इन्वेस्टमेंट का सही तरीका है? अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो फिर ज्वेलरी क्यों, ईटीएफ या अन्य ऑप्शन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विशेष जी आपने, क्योंकि हमने देखा है कि एक टाइम पे आपको फिर ज्वेलरी अलाउड था इन्वेस्ट या बाय करने के लिए, मगर वो जो प्रथा थी कि ज्वेलरी बाय कर रहे हैं तो वो ही चलता आया है। जबकि आज की तारीख में आपके पास बहुत प्राइस एफिशिएंट फॉर्म्स अवेलेबल है जो आपको होलसेल मार्केट प्राइसेस में देते हैं। जब आप ज्वेलरी बाय करते हैं कंजम्पशन के लिए ठीक है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मगर जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है आपको चाहिए कि आप सबसे ज्यादा रिटर्न कमाएं, एट द सेम टाइम आपको सेफ्टी, लिक्विडिटी वो सब मिले। सो एक गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो तो इसमें ही करना चाहिए, क्योंकि आपको होलसेल मार्केट प्राइसेस में मिलता है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देनी है, कोई भारी प्रीमियम नहीं देना है। जब भी आपको लेना है, जब भी आपको बेचना है, आप कर सकते हैं। जैसे कोविड लॉकडाउन में इमरजेंसी के वक्त कहीं लोगों को गोल्ड बेचना था टू रेज मनी, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी, लॉकडाउन की वजह से बेच नहीं पाए थे। मगर अगर आपके गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में कैसे है तो वर्चुअली 24/7 आप उसको बेच सकते हैं। तो कभी भी कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी जरूरत हो, आप उसे बेच सकते हैं। सो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इन्वेस्टर्स को अभी जानना चाहिए कि क्या अच्छे तरीके हैं और उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू। नीलेश जी, आपसे सवाल था कि जो 12, 20, 80 की हमारी स्ट्रेटजी है, ये पर्टिकुलर किस सेगमेंट के लिए बनाई गई है, किसके लिए है, किसको ज्यादा इससे फायदा होगा? ये
एक्चुअली तो हर सेगमेंट के लिए ऐसा, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी जो कोई भी फॉलो कर सकता है अपना लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन के लिए। हमें ऐसे एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी चाहिए था जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, और क्या हमें एक क्लिक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप खाली क्वांटम के वेबसाइट में जाएंगे तो एक क्लिक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आपको ज्यादा अभी हर बार हम इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, बट क्योंकि आपके पास फंड ऑफ फंड है, जो फंड ऑफ फंड मैनेजर अपने आप रीबैलेंस कर रहे हैं, अच्छे फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। आपको बस अपना मंथली जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है डालते रहना चाहिए। ये खाली अगर आप लेट इन लाइफ है तो 80% इक्विटी शायद रिकमेंडेड नहीं है, आपको कम करना पड़ेगा। एंड अगर आपका रिस्क टॉलरेंस कम है, आपको लगता है इक्विटी तो ज्यादा रिस्की है, मुझे 80% नहीं रखना है, तो आपको आप अपने आप कम कर सकते हैं। आप जो आप कैलकुलेटर जो है वेबसाइट पे, आप अपना खुद का प्रपोर्शन डालिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर दीजिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप लॉन्ग टर्म कॉर्पस बनाना चाहते हैं और रिस्क कंट्रोल करना चाहते हैं, ये हर एक इन्वेस्टर के लिए आप देखिए, जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये पहले से एक स्ट्रेटजी अच्छे से तैयार की गई है, लेकिन दिमाग तब लगाना चाहिए जब हमें एक अच्छा फंड मैनेजर चुनना हो। तो एक अच्छा फंड मैनेजर का चुनाव कैसे करना चाहिए? मैं आई थिंक चिराग जो है, जो क्वांटम फंड ऑफ फंड मैनेजर चलाते हैं, एंड जो जिनका काम है उसमें अच्छा फंड मैनेजर सिलेक्ट बिल्कुल। करना, मैं उनको आंसर करने जी बोलूंगा। चिराग जी, आप। ये भी बेटर। जी बिल्कुल। सो अगर देखें तो हर एक मैनेजर के 4 P's हम बोलते हैं वो होने चाहिए। वन इज उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी फिलॉसफी उनके प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट होती है, और पीपल, थर्ड पीस पीपल, कौन है जो मैनेज कर रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनके क्या बैकग्राउंड्स है, वो जानने के वो कैसे टाइप के मैनेजर है, बुल मार्केट मैनेजर है, बेयर मार्केट मैनेजर है, कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और फोर्थ, ये तीनों मिला के जो बनता है वो परफॉर्मेंस बनता है। सो परफॉर्मेंस देखना, लोग क्या करते हैं, सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं और वो भी रीसेंट परफॉर्मेंस देखते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो सबसे बड़ा मिस्टेक इन्वेस्टर्स करते हैं, जिसे हम बोलते हैं चेजिंग परफॉर्मेंस, चेजिंग रिटर्न्स। वो एक बड़ा मिस्टेक इन्वेस्टर्स करते हैं जब भी रॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट कर जाते हैं, रादर देन सेइंग दैट ये बुल मार्केट था और ये मैनेजर है वो बुल मार्केट मैनेजर है और इसके वजह से उनके अच्छे परफॉर्मेंस आए हैं। जब ये मार्केट गिरता है तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आता है क्योंकि वो ग्रोथ मैनेजर था या बुल मार्केट मैनेजर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं था। सो लोग देखते हैं कि आज कौन सा नंबर 1 परफॉर्मिंग फंड है, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। बट हमने देखा है कि आज जो नंबर 1 है, अगर आप 5 साल के बाद देखें तो नॉर्मली वो नंबर 1 नहीं होगा, काफी पीछे होगा रैंकिंग्स में। तो रैंकिंग्स नहीं देखनी चाहिए। उनके क्या प्रोसेस है, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रोसेस क्या प्रेडिक्टेबल है, उनकी परफॉर्मेंस क्या कंसिस्टेंट रहेगी, उन्हें कैसे अलग अलग मार्केट साइकिल में इन्वेस्ट किया, परफॉर्म किया है। तो वो सब देखने के बाद आपको वो मैनेजर सिलेक्ट करना चाहिए। सो एक रिस्क रिटर्न रिस्क भी एक चीज है, सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं जाना चाहिए। उनके बैकग्राउंड चेक करने चाहिए, उनका क्या परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स के ऊपर कितना परफॉर्मेंस है, और वो इंडेक्स के ऊपर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। सो रादर देन चेसिंग द टॉप परफॉर्मर, यू शुड लुक एट द कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। भले रैंक 10 तो, मगर 10th कंसिस्टेंटली किया है तो आपको अच्छा रिटर्न ला देगा वो मैनेजर, रादर देन जो फर्स्ट है और बाद में 30 रैंक 40 रैंक हो जाता है। वैसे मैनेजर्स को चेज नहीं करना चाहिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही देखना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका प्रोसेस है कि नहीं, वो क्या टीम्स है, क्या प्रोसेस है, वो जानना बहुत जरूरी है। जब हम क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स में फंड मैनेजर सिलेक्ट करते हैं तो हम बिना वो फंड मैनेजर को मिले हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि उनके क्या प्रोसेस है, क्या टीम्स है, कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या वो एक पर्सन पे डिपेंडेंट है या टीम अप्रोच है। क्योंकि आज वो फंड मैनेजर चेंज हो जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो पूरा चेंज हो जाएगा, आपका रिटर्न रिस्क दोनों चेंज हो जाएगा। सो आपको देखना है कि कहीं सक्सेशन प्लानिंग है, टीम बेस्ड अप्रोच है, प्रोसेस है कि नहीं। ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी है जब भी आप सिलेक्ट करते हैं। और आपको लगता है कि आपके पास टाइम, नॉलेज, इंक्लिनेशन नहीं है, तो आप एक प्रोफेशनल के पास आइए। क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आपको एक फंड मैनेजर दूसरे फंड मैनेजर को सिलेक्ट करके आपको उसमें इन्वेस्ट कराते हैं। सो आई थिंक दैट इज द ट्रू फॉर्म। अगर आपके पास टाइम, नॉलेज, इंक्लिनेशन नहीं है तो आप ये अप्रोच रख सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी कि एक अच्छा फंड मैनेजर कैसे चुन सकते हैं। लेकिन इसी को आगे बढ़ाते हैं कि खुद को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कैसे करें, क्योंकि हर आदमी जानता है उतार चढ़ाव होते हैं, रिस्क होता है। तो खुद को भी तैयार करना होता है एक इन्वेस्टर को कि कब उसको लगना चाहिए कि अब इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं।
आई थिंक मैं ले लेता हूँ वो क्वेश्चन। ऐसे सो सी इन्वेस्टमेंट डिले करके कोई मतलब नहीं है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट की तैयारी नहीं होती। अगर आपके पास आज आपकी सैलरी आई है, डे वन से आप सेविंग चालू कीजिए। एंड ये लॉन्ग टर्म में प्रूव हुआ है कि आपको एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना हो तो उसके लिए ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन सेविंग की जरूरत है। आप छोटा अमाउंट डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते रहिए, सही तरीके से एसेट एलोकेशन कर दीजिए और छोड़ दीजिए। बस अपने आप देखेंगे 20 साल 25 साल में काफी बड़ा कॉर्पस हो जाता है। तो काफी सारे लोग देखते हैं अरे मार्केट तो ऊपर है, मैं डिले कर देता हूँ, अभी तो टाइम नहीं है। ये डिले में ही काफी रिटर्न छूट जाता है उनका। तो अगर आप जिस दिन आपकी सैलरी आई उस दिन आपका सेविंग चालू हो जाना चाहिए। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एंड ये रूल है, सैलरी आती है स्टार्ट ऑफ द मंथ, पूरे महीने में खर्चा करते हैं, जो एंड ऑफ मंथ बचता है वो सोचते हैं अब मैं सेविंग करूंगा। इसको उल्टा कर देना चाहिए। जिस दिन सैलरी आती है पहले सेविंग साइड में रख देना चाहिए, ये मेरा सेविंग है, जो बचा उसके ऊपर मैं अपना अपना खर्चा करूंगा। अगर आप ये डिसिप्लिन रेगुलरली फॉलो करें और एसेट एलोकेशन जिस तरह से हमने बताया 80-20 12-80-20 स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करें, या आपका कोई भी खुद का स्ट्रैटेजी फॉलो करे, बस अपने आप बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। एंड मार्केट उतार चढ़ाव तो होती रहती है, ऐसा ऐसा कभी कोई टाइम आया नहीं है कि मार्केट में टेंशन ना हो कि ये रिस्क नहीं है वो रिस्क नहीं है, बट मार्केट अपने आप ऊपर जाते रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये उतार चढ़ाव ये इग्नोर कर दीजिए, बस अपने एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म सेविंग्स करते रहिए। बड़े बड़े जो खर्चे हैं वो डिफर कर दीजिए, वो बेटर होगा इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डिफर सेविंग। सेविंग डिफर मत कीजिए, खर्चे डिफर कीजिए, आपका काफी अच्छा एंड कॉर्पस बन जाएगा। देखिए हमने अच्छी जानकारी दी कि खर्चे के बाद जो बच्चे वो सेविंग ना करिए, सेविंग पहले निकाल लीजिए और जो बच्चे उससे खर्च करिए। एक सवाल इसी से पूछना चाहता हूं कि मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, अनसर्टन मार्केट होता है, ऐसे समय जब बहुत अस्थिरता हो तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? एसेट एलोकेशन का पर्पस ही वो है कि आप ये सब इग्नोर कीजिए। आपका जो एसेट एलोकेशन जो डिफाइन हुआ है बस उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। हर एक एसेट क्लास का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपको पता है। तो इंटरम में अगर कोई कहाँ पे वॉर हो गया, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर नीचे होते रहेगा, बट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स है। जो कंपनी अच्छी कर रही है वो अपना रिटर्न जनरेट करेगी लॉन्ग टर्म में। तो आप नॉइज को इग्नोर कीजिए। ये सब जो है इसको नॉइज बोलते हैं मार्केट में। इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न से कुछ मतलब नहीं है। आज 10% गिर गया, अगले अगले साल 5% गिर गया, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में जब लगाते हैं, कंपनी का बिजनेस एवरीडे चेंज नहीं होता। हर एक कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, उसके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट करते हैं। तो इंटायर पॉइंट ऑफ एसेट एलोकेशन इज आप ये सब उतार चढ़ाव को इग्नोर कीजिए, अपना लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए, एसेट एलोकेशन बनाइए और उसको बस डिसिप्लिन वे में फॉलो कीजिए, और आपका लॉन्ग टर्म जो भी कॉर्पस टारगेट है वो अचीव हो जाए। जैसे आप गोल की बात कर रहे हैं तो सबके अपने अपने गोल होते हैं। कोई लॉन्ग टर्म गोल के लिए करता है, कोई रिटायरमेंट प्लान करता है, कोई बच्चे की एजुकेशन करता है, कोई बेटी की शादी के लिए करता है। तो जब गोल हम डिसाइड करते हैं तो हर गोल के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट भी अलग होगा। उस पर प्लीज कुछ बताएं। जी विशेष जी, सो अगर देखें तो अलग अलग गोल, सो जितना नजदीक गोल है उतना आपको रिस्क कम लेना है, और जितना आपके पास लंबा समय है उतना आपको अग्रेसिव होना है। सो अगर रिटायरमेंट की बात करें तो आप ज्यादा कॉर्पस, अगर आपके पास 15-20 साल है तो आप ज्यादा कॉर्पस इक्विटी में डालें। आप ये 80% जो रिकमेंडेड एलोकेशन है 12-80-20 का, उसको आप 90 भी कर सकते हैं। और जैसे आपकी रिटायरमेंट की नजदीक आते हैं तो उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर आपका घर नजदीक, आपका गोल नजदीक का है, जैसे आपको हाउस के लिए डाउन पेमेंट जमा करनी है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपके पास 5 साल है तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको 5 साल में वो पैसे की जरूरत है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स आपके पोर्टफोलियो में है जो आपको रिस्क लाते हैं, और जैसे नजदीक का गोल है तो आपको वो रिस्क एलिमेंट थोड़े कम करने हैं। बट एट द सेम टाइम इतना भी कम नहीं करना है कि आपके गोल के लिए जितने पैसे चाहिए वो मिले ही ना। हमने काफी बार देखा है कि इन्वेस्टर्स इसमें उलझ जाते हैं और रिस्क जरा भी नहीं लेते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे उनके पैसे जो उनको चाहिए उससे शॉर्ट होते हैं। सो ओवरऑल ये एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है। सो आपको अलग अलग हमारे वेबसाइट पे गोल्स के कैलकुलेटर है, तो आप उसके अंदर आके आपको कितना पैसा चाहिए और कितने समय में चाहिए, उसके हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन बता देगा। सो अगर आपको 10 लाख चाहिए और इतने समय में चाहिए, तो आपको किस किस एसेट क्लास में कितना पैसा डालना है वो आपको बता देगा, तो ही आपका वो गोल और उतनी अमाउंट इकट्ठी हो सकती है। तो मगर प्रिंसिपल एक यही है कि
जितना नजदीक आपका गोल हो उतना आपको रिस्क थोड़ा सा कम करना है, जितना लंबा आपका गोल हो उतना रिस्क आपको ज्यादा लेना है, तो ही आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी या आपके गोल्स मीट होंगे। अभी अपने गोल में मिस्टेक की बात कही, तो हम लोग लाइफ में कई छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर इन्वेस्टर कर जाते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए? एक तो बड़ा मिस्टेक होता है चेजिंग परफॉर्मेंस। जिस एसेट क्लास अच्छा कर रहा है नॉर्मली, या बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं लास्ट 2-3 साल में, उसे चेज ना करें, एसेट एलोकेशन बनाए रखें। सो नॉर्मली लोग डिविएट हो जाते हैं अपने एसेट एलोकेशन से और वहां चले जाते हैं जहां उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बाजू नेबर्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं एंड डिविएट फ्रॉम दैट एसेट एलोकेशन। सो एसेट एलोकेशन से डिविएट नहीं करना है। अगर आप 12, 20, 80 एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे ही बनाए रखिए और वही आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। दूसरा चीज है स्पेक्यूलेशन। नॉर्मली क्या होता है, क्या जैसे हमने ट्राइंगल बताया 12, 20, 80 का, कि नीचे इमरजेंसी मनी है, फिर डाइवर्सिफिकेशन है गोल्ड में, और देन इक्विटी एक ब्लॉक है जो आपको वेल्थ बनाने में मदद करता है। और उसके ऊपर हमने बताया था एक छोटा सा ग्रीन ट्राइंगल जिसे हम बोलते हैं प्ले मनी। नॉर्मली ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर जाते हैं जहां हमको नहीं करना चाहिए, बट लोग फिसल जाते हैं उस तरफ। तो नॉर्मली क्या होता है, वो प्ले मनी बहुत कम होना चाहिए, 2-5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मली। ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मगर हमने देखा है कई समय में ये पिरामिड उल्टा हो जाता है कि प्ले मनी सबसे बेस बन जाता है और बाकी सब एसेट छोटे हो जाते हैं। जो आपका कोर ब्लॉक होता है वो एकदम छोटा हो जाता है। सो वो बड़ी मिस्टेक लोग कर जाते हैं अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो नहीं करते हैं तो। क्योंकि यू गेट स्वेड, आप भटक जाते हैं और वही करने चालू कर देते हैं जो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव सब कर रहे हैं। वो उनके लिए अच्छा होगा मगर आपके लिए नहीं। आपने डिसाइड किया है कि मेरे लिए ये एसेट एलोकेशन सही है और उससे ही फॉलो करना चाहिए, उससे भटके ना। एक चीज इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि एक कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज बेटर इज इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आप टाइम नहीं कर पाएंगे, और अगर रोलिंग रिटर्न्स देखें एक्विटी मार्केट्स के, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, लंबे समय में 20 ईयर पीरियड में हर एक पीरियड के रोलिंग रिटर्न देखें तो एवरेज रिटर्न 14 से 15% आते हैं। सो ये बताता है कि आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने जो डिटरमाइन किया है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरह आपने बताया ये चीज। एक और जानना चाहते हैं कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत लोग पैसे को विड्रॉ करने लगते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को निकालने लगते हैं, जबकि जो अच्छा इन्वेस्टर है वो ये कहता है कि ये अच्छा मौका है और इन्वेस्ट करने का। तो इसको आप और भी सरल शब्दों में अगर बता पाए। एक्चुअली कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन? मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था। जब मार्केट में डाउन होता है, गिरावट होती है, तो लोग घबरा जाते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने लगते हैं, जबकि सही मायनों में ये अच्छा समय होता है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट का। तो इसी को मैं चाहता हूँ और अच्छी तरह सब समझा दे। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। तो मानिए आपको कोई शर्ट लेना हो, तो आप जाते हैं कोई दुकान में, वो शर्ट देखते हैं, आप उसके प्राइस देखते हैं, यार 1000 रुपए का शर्ट है, आपको लगता है ये तो काफी महंगा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे आप चले जाते हैं वहां से, आपको लगता है ये शर्ट महंगी है। आप अगले दिन आते हैं, वही शर्ट डिस्काउंट सेल में आपको दिखता है 500 रुपए में शर्ट लगी है, आप इमीडिएटली जाके ले लेते हो क्योंकि आपको लगता है यार 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। अब यही बिहेवियर आप जब शेयर मार्केट में आता है तो आपको कोई अच्छी अच्छी कंपनी दिखती है, उनका शेयर प्राइस है, आपको लगता है थोड़ा महंगा है, मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। एक हफ्ते में वो शेयर प्राइस 30% गिर जाता है, तभी लोग इन्वेस्ट नहीं करते। सब तभी लोगों को डर लगता है कि यार और शायद गिर जाए, मेरा पैसे का नुकसान होगा। जबकि तभी आप इमेजिन कीजिए, वही शर्ट का एग्जांपल, तभी डिस्काउंट सेल चालू है, कंपनी का बिजनेस तो ऐसा चेंज नहीं हुआ एक हफ्ते में, बट वही सेम कंपनी आपको 30% नीचे में मिल रहा है आज। तो इसीलिए एट दैट पॉइंट इट इज, जैसे आपने बोला, बहुत सही टाइम है मार्केट में लगाने का, क्योंकि डिस्काउंट सेल चालू है मार्केट में, अच्छी अच्छी कंपनी आपको बहुत सस्ते भाव में मिल रही है। एंड अगर और गिरे तो ठीक है, आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आपने इतना तो कंट्रोल कर लिया कि आपने डिस्काउंट सेल में खरीद लिया। वो शर्ट अगर आपके खरीदने के बाद 500 के बदले 400 में मिल रही है तो आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट 1000 रुपए की शर्ट आपने 500 में खरीद लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बिहेवियर आपको एटलीस्ट इन योर माइंड आपको ये बिठाना पड़ेगा। जब मार्केट जोर से क्रैश होता है, मार्केट में डिस्काउंट सेल चालू है, तो एक अच्छी कंपनीज का लिस्ट आप बना के रखिए जो आपको खरीदनी है। एंड जब भी ये डिस्काउंट सेल लगता है मार्केट में काफी क्रैश आ रहा है, अच्छी अच्छी कंपनी आप खरीद के रख दीजिए।
अगर और गिरे आपके कंट्रोल में नहीं है, बट 4-5 साल के बाद काफी ऊपर जाएंगी। यही यही हुआ है हर क्रैश में जिसने भी खरीदा है, 4-5 साल के बाद जो रिटर्न बने हैं उनके, दैट इज नॉट बीन बीटन बाय सॉर्ट ऑफ नॉर्मल इन्वेस्टर्स। तो ये डिस्काउंट सेल है, आपको ये याद रखना है, इन्वेस्ट करना है। थैंक यू। चिराग जी, एक सवाल ये था कि इन्वेस्टर भी दो तरह के होते हैं, एक सर्विस क्लास होता है, एक बिजनेस क्लास होता है। सर्विस क्लास जिसकी एक लिमिटेड सैलरी आ रही है, उसको पता इतना ही आना है और इसमें इतना ही हमको बचाना है। बिजनेस में कई बार क्या होता है कि पैसा अच्छा आता है, कई बार उसको एकमुश्त अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ऐसी स्थिति में और दोनों को अगर अलग किया जाए तो किसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा? सर्विस क्लास के लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि आपको मालूम है मेरी इतनी इनकम है। आपको आपको आपके गोल्स ध्यान में रख के तय करना है कि मेरा खर्चा कितना होना चाहिए, या मेरे सेविंग्स कितने होने चाहिए, और उसके बाद जो भी बचता है आपके खर्चे होने चाहिए। अगर वैसे आप डिटरमाइन करें और आपका एसेट एलोकेशन आपको मालूम है, बिना कुछ सोचे, बिना मार्केट देखे, आपको वो ही अमाउंट आपके एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। उससे आपको आप भटकेंगे नहीं और आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे। बिजनेस क्लास में हम मानते हैं कि लमसम आता है, समटाइम्स काफी बड़े प्रॉफिट्स आते हैं, कभी कुछ भी सरप्लस नहीं होता है, मगर एट द सेम टाइम जब भी वो सरप्लस आते हैं, रादर देन टाइमिंग द मार्केट, आप एसेट एलोकेशन में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि और एसेट एलोकेशन के बिगेस्ट एडवांटेज क्या होती है कि आप अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक एसेट क्लास का में अपसाइड या डाउन साइड दूसरे एसेट क्लासेस में अपसाइड होती है। आपको ऐसे मौके में रीबैलेंसिंग करने भी मिल जाता है, ताकि दूसरे एसेट की जब ये अपसाइकल चालू हो तभी आप उसके एडवांटेज ले सकें और आपको रिटर्न्स बढ़ सके। बिजनेस क्लास जब भी लमसम डालते हैं, एनी मार्केट सिनारियो, आप लमसम में भी आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में वो पैसे डाल दीजिए और सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करते रहिए, ताकि आपके पास जब भी सरप्लस ना हो तभी भी आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और कॉस्ट एवरेजिंग हो रहा है हर एक लेवल पे, ऊपर के लेवल पे या नीचे के लेवल पे। आइदर आप लमसम करके एसेट एलोकेशन में डाल दीजिए, या अगर आपको लगता है लमसम नहीं डालना चाहिए तो आप लिक्विड फंड में डाल के सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करते रहिए एवरी मंथ इनटू योर एसेट एलोकेशन फंड्स, एंड देयरफॉर आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं। आई थिंक म्यूचुअल फंड ने काफी सुविधाएं दी है, जैसे हमारे वेबसाइट पे काफी कैलकुलेटर्स है, हम भी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, विड्रॉल प्लान, वो सब ऑफर करते हैं। आपको जैसे डिजाइन करना है आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आज। ताकि आपके पास रेगुलर इनकम हो, लमसम इनकम हो, कैसे डिप्लॉय करना चाहिए, मगर आपने जो डिटरमाइन किया उससे भटके ना। आपने जो एसेट एलोकेशन डिटरमाइन किया तो उससे ना भटके, आपने डिसाइड किया कि मैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में, तो उससे भटके ना। लमसम हो या रेगुलर इनकम हो, आपको आपकी जो रणनीति है वो बनानी चाहिए पहले, और उसके हिसाब से ही इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। थैंक यू। नीलेश जी, जैसे आप खुद पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, तो ये पोर्टफोलियो शब्द जो है, इसको चाहेंगे आप डिफाइन करिए, क्या होता है और कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाता है? नहीं, पोर्टफोलियो इक्विटी मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो अगर आप अच्छे स्टॉक्स जमा करके आप एक साथ रखते हैं उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। अभी किस स्टॉक में कितना डालना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए उनका, में कितने पैसे, ये सब जो है पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है। कौन से स्टॉक में, खासकर इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है, तो कौन से स्टॉक्स में खरीदूं, किस प्रपोर्शन में रखूं, कौन से स्टॉक्स बेच दूं, अभी ये जो है पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है। ये इक्विटी मार्केट बैलेंस में, तो अभी चिराग जो है वो फंड ऑफ फंड चलाते हैं, वो फंड सिलेक्ट करते हैं किस फंड में मैं इन्वेस्ट करूं, किस फंड को बेच दूं, किस प्रपोर्शन में होना चाहिए, तो वो भी पोर्टफोलियो मैनेजर है, बट फंड्स के हिसाब से। पोर्टफोलियो अगर कोलेशन करते हैं जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, और उसके अगर आप जब डिसीजन लेते हो मैं क्या ले लूं, क्या बेच दूं और क्या वेट में रखूं, उसी का पोर्टफोलियो बोलते हैं। फंड की आपने बात की, तो 3 तरह के फंड अक्सर बोले जाते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। तो अगर इन तीनों फंड की बात करें तो किस तरह के लोगों के लिए कौन सा ज्यादा यूजफुल होता है? इक्विटी फंड जो है वो सिर्फ इक्विटी मार्केट में लगाते हैं, तो इक्विटी मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो सब उसके साथ ही फंड्स भी मूव होंगे।
वैल्यू फंड जो है वो थोड़ा वो कम रिस्क लेते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा कम जब मार्केट बढ़ता है तो इतना बढ़ने इतने मार्केट के साथ नहीं बढ़ते, थोड़ा कम बढ़ते हैं बट गिरते भी कम है। ग्रोथ फंड जो है वो ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो मार्केट जब बढ़ता है उससे ज्यादा बढ़ता है, बट जब मार्केट गिरता है ज्यादा गिरते हैं। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है उनके लिए, और जिनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है मार्केट फॉल झेलने का, इक्विटी फंड्स उनके लिए है। डेट फंड जो है वो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बॉन्ड इश्यू करती है उसमें जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो देता है वो एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो फंड्स है या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइवेट कंपनीज जब बाजार से पैसा उठाती है तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं। तो ये सब फंड्स में क्या है, फिक्स रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आता है। बट ये फंड्स भी थोड़ा रिस्की है क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये फंड्स के वैल्यू गिर जाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स गिरता है तो ये फंड्स के वैल्यू बढ़ जाते हैं। इक्विटी जितना रिस्की नहीं है बट आपको फिर भी नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं। बट जिनका कम रिस्क एपेटाइट है उनको इक्विटी मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो आप वो बॉन्ड फंड्स की तरफ देख सकते हैं। एंड जिनको मिक्स चाहिए, इक्विटी और बॉन्ड फंड्स का मिक्सचर चाहिए, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स अच्छे हैं। तो हाइब्रिड फंड जो है अपने अपने जो फंड मैनेजर है अपने हिसाब से प्रपोर्शन चलाता है। उनको लगता है अभी इक्विटी में ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड में कम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो बनाता है। उनको लगता है नहीं इक्विटी का वैल्यू बढ़ गया है तो मैं इक्विटी में कम कर दूंगा। सिमिलरली उनको लगता है मार्केट गिर गया है तो इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड का मैं कम कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से चलाते हैं। अगर आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करें तो बॉन्ड मार्केट आपको सबसे कम रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में, इक्विटी फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे, हाइब्रिड फंड किधर बीच में आ जाएगा इनके, क्योंकि ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। बट रिस्क के हिसाब से सबसे ज्यादा रिस्की है इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड्स सबसे कम रिस्की है, और हाइब्रिड फंड कई बीच में आते हैं रिस्क के हिसाब से। तो जिसकी जैसी रिस्क लेने की क्षमता होगी वो हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है। बिल्कुल सर। जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एक लाइन आती है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट्स आर टू मार्केट रिस्क। तो ये किस तरह के रिस्क होते हैं और कैसे अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं ताकि जब रिस्क ना हो या कम हो? जो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलते हैं, तो मार्केट में कई तरह के रिस्क होते हैं, जैसे मार्केट के उतार चढ़ाव। मार्केट में अगर कोई कंपनी में आपने डाला है और उसकी वैल्यू बहुत गिर जाती है तो वो भी एक बड़ा रिस्क हो जाता है। वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो भी एक रिस्क होता है। कभी कभी लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, जब भी आप बेचना चाहते हैं तो देर आर नो बायर्स, तो आप बेच नहीं सकते हैं, तो एक लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है। फिर एक क्रेडिट रिस्क हो जाता है, आपने वो कंपनी की बॉन्ड खरीदे और वो कंपनी अभी सर्विस नहीं कर सकती है बॉन्ड को, और कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तो एक क्रेडिट रिस्क हो जाता है उसके वजह से। मार्केट्स में कई तरह के रिस्क है, प्राइस रिस्क से लेके क्रेडिट रिस्क से लेके लिक्विडिटी रिस्क एक्सेट्रा। और ये सब रिस्क इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं हर एक टाइप के प्रोडक्ट में। और इसलिए वो स्पष्ट तरीके से मेंशन किया जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर आर मेनी रिस्क। तो आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देखना चाहिए, रिस्क भी समझनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में। हमने देखा है कि काफी लिक्विड फंड्स में भी काफी रिस्क थे जब भी अपने यहाँ पे क्रेडिट क्राइसिस थे। सो एज क्वांटम एज ए ग्रुप हम ट्राई करते हैं कि जितने भी रिस्क कम हो सके इन्वेस्टर्स के लिए वो हम कम करें, एट द सेम टाइम रीजनेबल रिटर्न्स आपको दें। सो ओवरऑल हमारा लिक्विड फंड, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हमने, क्रेडिट रिस्क इवेंट था 2018 में, तो तभी काफी लिक्विड फंड्स को परेशानी हुई थी। बट हमारा लिक्विड फंड कोई भी प्राइवेट क्रेडिट नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे लिक्विड फंड में कोई ऐसा कोई क्रेडिट रिस्क इम्पैक्ट नहीं था। सो ओवरऑल हम जैसे लिक्विड फंड प्रोडक्ट में हम सेफ्टी प्रायोरिटाइज करते हैं, वो रिटर्न्स। सो वैसे ही इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए, जैसे मैंने कहा फिलॉसफी और प्रोसेस हर एक फंड के जानने बहुत जरूरी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या रिस्क आते हैं उसके साथ। सो ओवरऑल सिर्फ रिटर्न ना देखें, रिस्क भी समझे, और आपको लगता है सही है तो ही वो फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर कोई बिगिनर है या नया इन्वेस्टर है और उसने पूरा मूड बनाया है कि इन्वेस्टमेंट में जाना चाहता है, यंग है, तो उसको, चूंकि उसको पूरी मार्केट की जानकारी नहीं है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह के फंड या किस तरह के इन्वेस्टमेंट में उसको जाना चाहिए शुरुआत में? या अगर कोई नया नया इन्वेस्टर है उनको मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं है, तो या तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड जो है जो सपोज निफ्टी है
एग्जैक्टली निफ्टी के प्रोपोर्शन में फंड्स स्टॉक्स खरीदते हैं, तो अगर निफ्टी आज 1% बढ़ा तो वो फंड भी 1% बढ़ता है, एग्जैक्टली निफ्टी को मिमिक करता है। तो अगर आपका फंड का रिटर्न आपको जानना है, आपको खाली मार्केट में जो इंडेक्सेस है निफ्टी उनका रिटर्न देखना है, आपका भी रिटर्न वही होगा। तो इसमें आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गया, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हैं, किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर स्पेशली कोई नया इन्वेस्टर है तो आप लार्ज कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रूवन बिजनेसेस है। या तो आप चिराग के फंड ऑफ फंड में देख सकते हैं, तो आप चिराग के फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कीजिए और वो सिलेक्ट करेगा आपके लिए फंड्स, दैट विल बी बेटर। एंड जैसे आपके नॉलेज बढ़ते, सेशंस लाइक दीज, अगर ऐसे सेशंस अटेंड कीजिए, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसके बाद आप खुद फंड सिलेक्शन कर सकते हैं लेटर ऑन। बट अगर आप कोई नया इन्वेस्टर है तो perhaps इंडेक्स फंड या बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स वुड बी बेटर प्लेस टू स्टार्ट, और अ फंड ऑफ फंड। तो चिराग तो फंड मैनेजर आपके लिए इन्वेस्टमेंट चूज कर रहा है एंड डाइवर्स प्रोडक्ट्स आपके लिए चूज कर रहा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत। मगर विशेष इसके अंदर इन्वेस्टर अगर एसेट एलोकेशन बना के रख चले तो उनको डिसअपॉइंटमेंट कम होगी, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स हमने देखा है कि कई बार कई रिस्क अननोन होते हैं जो आ जाते हैं, जैसे कोविड फॉर एग्जांपल, और मार्केट सीधा एक महीने में 30-40% गिर जाता है। सो अगर वैसी आपको जर्नी नहीं चाहिए अपने लिए, तो आप 12-20-80 जैसा एसेट एलोकेशन सिंपल है जो समझने के लिए, और हमारा मानना है अगर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं समझे तो आपको इन्वेस्ट उसमें नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए और एसेट एलोकेशन बना के रखें तो सबसे बढ़िया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में अच्छी रिटर्न के अलावा ये सोच के भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उनका टैक्स बच सकेगा। तो ये जो टैक्स सेविंग फंड्स के बारे में कुछ आप बताएं, और क्या जो हमें इससे रिटर्न मिलता है इसमें किसी तरह का टैक्स का प्रावधान होता है? सो 80C जो गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया था, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि आप अगर आपका जो भी इनकम है उसमें से आप 1.5 लाख रुपए सिलेक्ट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके टैक्सेबल इनकम से कम कर देंगे। तो अगर आप 30% स्लैब में आते हो, आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 30% स्लैब में आता हो, तो करीबन 50,000 रुपए आपके कम हो जाएंगे टैक्स भरने के लिए। अब इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लिस्ट किए थे, से पीपीएफ हो, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, स्पेशल टाइप का एक बैंक एफडी भी आता है। उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इक्विटी फंड भी चूज किया था, उसको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं या इक्विटी टैक्स सेविंग फंड्स बोलते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके 80C लिमिट में जाता है, आप 1.5 लाख रुपए तक अलाउड है आपको इन्वेस्ट करना, आप ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर 1.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स बेनिफिट है नहीं आपको। इसका रिटर्न जो है वो कोई भी इक्विटी फंड जैसे ही होगा, रिटर्न में कोई डिफरेंस है नहीं। आप जो भी नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है वही सेम रिटर्न देगा, खाली इसमें एक एडेड एडवांटेज है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाता है। तो ये जो है ELSS है, इक्विटी टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है। बट लाइक आई सेड, आप रिटर्न्स के लिए या टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट ना करें, आप आपका एसेट एलोकेशन देखिए। आप ऐसा नहीं हो कि रिटर्न के चक्कर में नेगेटिव रिटर्न आ जाए और आपका पैसा चले जाए, टैक्स तो बचेगा नहीं, आपका लॉस हो जाएगा। तो आप लॉन्ग टर्म एक एसेट एलोकेशन प्लान बनाइए, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। ELSS भी आपके एसेट एलोकेशन प्लान के अंदर बैठता है, तो आपका जो भी इक्विटी पोर्शन है उसमें अगर आप ELSS में डाल रहे हैं तो दैट इज वन ऑफ द इक्विटी फंड्स विद इन दैट। तो बैलेंस जो है आपको बाकी कोई फंड में डालना चाहिए। तो आप इन्वेस्ट एसेट एलोकेशन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से कीजिए। टैक्स बचाना इज नॉट द राइट रीजन टू इन्वेस्ट। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जब कोई मार्केट में आता है इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसके पास मार्केट में बहुत से ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, फिर ऐसे में म्यूचुअल फंड एक अच्छा, एक बेटर ऑप्शन कैसे हो सकता है? सो विशेष जी, अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स हैं, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। अब हमने देखा है कि 90s से म्यूचुअल फंड एग्जिस्टेंस है, और जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने इतने अच्छे फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है म्यूचुअल फंड्स का, कि इसके उस वजह से इसमें जो रिस्क होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। सो और काफी चीज जो रेगुलेटर्स ने की है और फ्रेमवर्क बनाया है कि हर एक फंड जो वो कहता है वही करना पड़ता है, जो नाम है, जो वो कहता है वो करेगा, उसे उसी तरह से मैनेज करना चाहिए। सो अगर आपको बोला है कि
ABC है तो वो XYZ नहीं हो सकता। सो आपको वो एक निश्चित तरीके से आप वो सब फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज वेरी इजी। आप लो डिनोमिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको समझने के लिए बहुत आसान है ये स्ट्रक्चर, और आपको काफी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जैसे हमारी है आपके थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू काफी एजुकेशन देती हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि वो समझ सके और सही डिसीजन ले सके और अपनी वेल्थ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकें। और काफी सारे फीचर्स म्यूचुअल फंड में ऐसे दिए हैं, जैसे SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जो काफी सारी सुविधाएं दे रहे हैं म्यूचुअल फंड्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफी सिंपल हो जाए ओवर लॉन्ग टर्म। तो आपको जो एसेट एलोकेशन की जरूरत है, आपको जो इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, आपको जो अलग अलग पीसेस ऑफ पजल जो आपको जोड़ के एसेट एलोकेशन बनाना है, वो सारे अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। सो आपको डायरेक्टली अपने आप करना है, आपको एक रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए, सब ऑफर करते हैं म्यूचुअल फंड्स, और उस वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी जर्नी काफी आसान बनाते हैं। थैंक यू चिराग जी, थैंक यू नीलेश जी। आप दोनों लोगों ने बड़ी खूबसूरती से इन्वेस्टमेंट के सारे फंडों को बताया और ये बताया कि कैसे 12-20-80 एक अच्छी स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने ये भी बताया कि सेविंग के बाद खर्चे मत करिए, पहले सेविंग करिए, इसके बाद जो बचे उसमें खर्च करिए, खर्च निकालने के बाद सेविंग मत करिए। आप दोनों लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूवर्स भी कहना चाहूंगा कि अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो सवाल हम तक लिख के भेजिए। हम उन सारे सवालों के जवाब अपने दोनों ही एक्सपर्ट से लेंगे और आपको अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, अन्य मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू चिराग जी।